नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का 7वां पेपर। कौन सा? एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का 7वां पेपर। ये साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसे देख लें। साथियों ये हो सकता है क्वेश्चन में आपको आपका आज का पेपर है उसमें देखने को मिल जाए। तो चलिए साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले साथियों हमने 6 क्वेश्चन करा दिए, यानी 6 वीडियो करा दिए। 6 वीडियो में साथियों हमने 12 क्वेश्चन कराए हैं। पर वीडियो में 2 क्वेश्चन कराएं जो साथियों हर यूनिट से हमने लिए हैं। ये साथियों हमें इंपॉर्टेंट लगा, तो प्लीज़ एक बार इसे ओरली देख लें और इसे देखने के बाद एग्जाम आप देने जाएं। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और साथियों एक बातचीत करनी है आपसे कि आज आपका लास्ट पेपर है। इसके बाद जो अब सेकेंड ईयर की तैयारी करोगे, किसकी? सेकेंड ईयर की जब आप तैयारी करोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि साथियों जो हमारी फर्स्ट पेपर से लेकर सेकेंड ईयर के यानी फर्स्ट पेपर से लेकर 7 पेपर तक हम पर पेपर वाइज नोट्स बनवा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं। साथियों आप उन वीडियो को देखते रहें और अपने हस्तलिखित नोट बनाएं। क्या? अपने हाथ से नोट्स बनाएं, ताकि साथियों जब आप का एग्जाम हो तब आपको एक उससे हेल्प मिले। तो साथियों हमने संपूर्ण पेपर की यानी एमए पॉलिटिक्स साइंस सेकेंड ईयर की भी संपूर्ण पेपरों की हमने वीडियो करा रखी हैं। आप साथियों हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथियों पर वीडियो की हमने महा मैराथन के नाम से एक सीरीज चलाई है। हम पर पेपर की यानी प्रत्येक एग्जाम की जो महा मैराथन है हम देंगे साथियों, जो साथियों 1.5 घंटे से लेकर 2.5-3 घंटे तक वो खत्म हो जाती है। यानी 2 घंटे में, 2.25 घंटे में साथियों आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पूरे पेपर की जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों सेकंड ईयर में ऑप्शनल आपका एग्जाम होता है। क्या? सेकंड ईयर में आपका ऑप्शनल होता है। तो साथियों तो आपको अभी से तैयारी उसकी कर लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप अभी से तैयारी करोगे तो एक जब तक आप उच्चतम स्कोर प्राप्त कर लोगे तब तक आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे सेकंड ईयर की। जब तक साथियों आप एक अभी से तैयारी अपने रूटीन में लाओगे तो उस टाइम तक आपके उच्चतम अंक आने की बहुत संभावना हो जाएगी। तो साथियों मैं आपसे कहना यही चाहता था कि आप सेकंड ईयर की तैयारी अभी से करनी चालू कर दी। हमारे यूट्यूब पर सारी वीडियो पढ़िए, अभी मॉडल नहीं मिलेंगे आपको। हाँ किसी आपके साथी के हों तो आप ले लें, उनसे पढ़ लें। और साथियों हमने अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक पूरी वीडियो बना रखी है, पूरे पेपरों की यानी संपूर्ण पेपरों की वीडियो बना के अपने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए साथियों यही कहना था मुझे सेकंड ईयर की रिगार्डिंग। तो साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए एक क्वेश्चन कराएंगे जो साथियों आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और साथियों अब हम अपने YouTube के माध्यम से हिंदी और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर देंगे। कब से? हो सकता है 2 या 3, जब हम 2 या 3 दिन बाद हिंदी और रीजनिंग क्लास चालू करेंगे। साथियों अब जो सरकारी गवर्नमेंट की यानी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं हम उनके लिए हिंदी और रीजनिंग की स्पेशल क्लास लेके आएंगे, ताकि साथियों रीजनिंग हम इस तरीके से कराएंगे कि आपको समझ आए। बहुत अच्छे तरीके से हम रीजनिंग की क्लास कराने वाले हैं और वो साथियों लाइव और साथियों रिकॉर्डिंग क्लास भी हम देंगे। चलिए साथियों इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस कोर्स 7th, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, लेटेस्ट सिलेबस कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका साथियों पेपर कोड है G274 पेपर कोड है। और साथियों ये आपकी 7वीं वीडियो है और पेपर भी आपका 7वां ही है। और साथियों इससे पहले हमने 6 वीडियो अपने YouTube पर अपलोड कर दी इसी पेपर की। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप हमारे YouTube प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। और साथियों मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि साथियों ये क्वेश्चन को आप तैयारी करके जाएँ। पेपर देने से पहले 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लें, ताकि साथियों हो सकता है कि आपको ये परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 14 है जो आपकी मॉडल पेपर में चित्र वाले में, वो 14वां क्वेश्चन है। बहुसंस्कृति से क्या तात्पर्य है? बहुसंस्कृतिवाद के प्रसार पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, अथवा बहुसंस्कृतिवाद क्या है, बहुसंस्कृतिवाद के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये साथियों 2020 में भी क्वेश्चन आया था। हो सकता है कि 2023 में आपको रिपीट में दे दें, रिपीट हो जाए, क्योंकि साथियों क्वेश्चन रिपीट होते चलते रहते हैं। तो चलिए साथियों उत्तर की तरफ चलते हैं। बहुसंस्कृति से तात्पर्य है 2 या अधिक ऐसी संस्कृतियों जो साथ साथ होते हुए भी अपना अलग अस्तित्व, अपनी पृथक पहचान बनाए रखती हैं।
बहुसंस्कृति शब्द दो शब्दों के योग से बना है। बहु अर्थात एक से ज्यादा और संस्कृति एक प्रकार। बहुसंस्कृति में दो अथवा दो से अधिक भिन्न। आगे देखते हैं साथियों, भिन्न। दूसरा बहुसंस्कृतिवाद। क्या? बहुसंस्कृतिवाद भिन्न भिन्न संस्कृतियों से युक्त समुदाय से संबंधित है। मुख्य रूप से इस शब्द का प्रयोग दो तरीकों से किया जाता है, वर्णात्मक और मानकीकृत एवं वर्णात्मक शब्द के रूप में। यह साधारणतः संस्कृति विविधता के साधारण तथ्य को संदर्भित करता है। दूसरे मानक शब्द के रूप में यह विचारधारा को संदर्भित करता है जो लोगों को ढंग से अपनी पहचान व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। बहुसंस्कृतिवाद का संबंध राजनीतिक नीतियों से है। सन 1970 के आसपास पाश्चात्य देशों ने बहुसंस्कृति को शासकीय नीति के अंतर्गत स्वीकार किया। यद्यपि अलग अलग राष्ट्रों में इसे स्वीकृत देने के कारण भिन्न भिन्न रहे। अमेरिका, अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों में संस्कृति वैविध्य है। यह वैविध्य बहुसंस्कृतिवाद से निकट है। पश्चिम बहुसंस्कृतिवाद की नीतियों से भी समानता रखता है, लेकिन इन देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भिन्न है और उनकी नीतियों का उद्देश्य भी भिन्न है। किसका? उनकी नीतियों का उद्देश्य भी भिन्न है। इनमें से कई देशों में सांप्रदायिकता का मुद्दा चरम राजनीतिक मुद्दा है। आगे देखते हैं। वस्तुतः ऐसे देशों का लक्ष्य एक संस्कृति या एक जातीय राष्ट्र का निर्माण करना है। विश्व स्तर पर बहुसंस्कृति के प्रमुख तीन स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। अमेरिका, भारत और कनाडा। अमेरिका की खोज के बाद लोगों का आप्रवासन आर्थिक प्रयोजन से हुआ था। अमेरिका में दिखाई देने वाले बहुसंस्कृतिवाद यानी बहुसंस्कृति लक्षण का आधार आर्थिक है। वहां के लोगों ने मिलकर बहुसंस्कृति का वर्तमान रूप बनाया है, जबकि भारत में विभिन्न कारणों से अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न धर्म संस्कृति के लोगों का आगमन हुआ और बाद में वे लोग यहाँ बस भी गए। इस प्रकार भारत में दृष्टिगत बहुसंस्कृति लक्षण का आधार ऐतिहासिक है। भारत में रहने वाले लोगों से अपने आप बहुसंस्कृति का वर्तमान रूप निर्मित हुआ है। आजादी के बाद भारत ने संवैधानिक तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए, जिससे भारत में बहुसांस्कृतिक तत्वों को और भी बल मिला। जबकि कनाडा में अपने देश के विकास के लिए राजनीतिक स्तर पर नीतियां बनाकर ऐसी सुविधाएं प्रदान की गईं जिससे अन्य देश के नागरिक वहां आकर बसे। इस प्रकार कनाडा की बहुसंस्कृति का आधार राजनीतिक है। कनाडा में लोगों को बुलाया गया है और फिर वहां पर बहुसंस्कृति को बनाया गया है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बहुसंस्कृतिवाद। किसमें? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बहुसंस्कृतिवाद। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं। कनाडा की भौगोलिक स्थिति मानव निवास के लिए कष्टकर है। साल के अधिकांश दिन वर्ष आच्छादित रहने से तापमान बहुत नीचा रहता है और गर्मियों के समय 25 डिग्री से 30 डिग्री से तक पहुंच जाता है। अतः कनाडा ने रॉबर्ट आयोग की अनुशंसाओं को ध्यान रखते हुए सन 1971 में अपनी राष्ट्रीय नीतियों में आधिकारिक रूप से बहुसंस्कृतिवाद को स्वीकृति दी। इसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अनेक विदेश कनाडा में जा बसे। राजनीतिक संरक्षण के कारण कनाडा का समाज अत्यंत प्रगतिशील, विविधता भरा और बहुसंस्कृति बनकर उभर आया। आगे देखते हैं साथियों। कनाडा की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी भौगोलिक सुविधाएं कम हैं। यह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण अन्य महाद्वीप से कुछ अलग थलग पड़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन पर रोक लगा दी गई थी और यह सन 1972 तक प्रभावी रहने से राजनीतिक रूप से बहुसंस्कृतिवाद को सरकारी नीति नहीं बनाया जा सके। अतः ऑस्ट्रेलिया के विकास के लिए वहां की सरकार ने सन 1973 में कनाडा की कई नीतियों
को अपनाते हुए प्रायः उसी शैली के बहुसंस्कृतिवाद को स्वीकृत किया। और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में 50% से अधिक लोग विदेश से आ बसे हैं। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में बहुसंस्कृतिवाद। किसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में बहुसंस्कृतिवाद। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नीति निर्माण प्रक्रिया में बहुसंस्कृतिवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह बहुसंस्कृतिवाद का आरंभ उपयोगितावादी आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। इसके बाद 20वीं शताब्दी में यह परिवर्तन होते हुए राजनीतिक और सांस्कृतिक बहुलतावाद का रूप धारण करता है। सांस्कृतिक बहुलतावाद की यह अवधारणा बहुसंस्कृतिवाद का उद्गम समझती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुसंस्कृतिवाद के स्वीकार किए जाने के कारण राजनीतिक नहीं है, न उसकी संघीय स्तर की नीतियों में यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। अमेरिका महाद्वीप की खोज के बाद विदेशी प्रजा वहां गई और बस गई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में यह आप्रवासन आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से निरंतर चलता आ रहा है, किंतु आप्रवासियों के रूप में यहाँ आने वाले अमेरिकी समाज की विशेषताओं का अंग बनते हुए एक सूत्र में बनते गए। अगला पॉइंट साथियों, जनगविल ने इसे द मेल्टिंग पॉट 1908 में अमेरिका के राष्ट्रीय मिथक की एक प्रमुख विशेषता मानते हुए मेल्टिंग पॉट का रूपक प्रस्तुत किया और बताया कि अभी अप्रवासी संस्कृतियां राज्य के हस्तक्षेप के बिना मिश्रित और एकीकृत हुई। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बहुसंस्कृतिवाद को आधिकारिक नीति के रूप में स्वीकृति मिली। उसके पश्चात अधिकांश यूरोप देशों में ने बहुसंस्कृतिवाद को आधिकारिक नीति के रूप में अपना लिया। ब्रिटेन में 1970 और 1980 के दशक के बाद उसे प्रशासनिक मान्यता दी गई। ब्रिटिश प्रशासन ने रेस रिलेशन एक्ट और 1948 के ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट के द्वारा इसे राष्ट्रीय नीति में वैधानिक रूप से शामिल कर लिया गया। लंदन तथा लिवरपूल में सन 1981 में हुए जातीय दंगों के बाद वह जातीय एकता लाने के प्रयास जोर शोर से होने लगे। अगला पॉइंट साथियों, ब्रिटेन में आवासीय लोगों में प्राय उन्हीं देश के लोग हैं जो कभी ब्रिटेन उपनिवेश थे। इन्हें अब कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी गई। कॉमनवेल्थ के अप्रवासियों के लिए कुछ सुविधाएं ब्रिटिश नीति में ही सुनिश्चित कर दी गई हैं, जैसे कि ब्रिटेन की सीमा में प्रवेश करते ही मत देने का अधिकार, फिर चाहे उसे वहां की नागरिकता न मिली हो। साथ ही एक ब्रिटिश नागरिक को मिलने वाली रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। इतना ही नहीं, अप्रवासियों के लिए उपलब्ध विविध संस्कृतियों के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, सांस्कृतिक विशेष के खान पान और ज्ञान तथा मनोरंजन के लिए प्रस्तुत की जा रही साधन सामग्री सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करती है। एशिया महाद्वीप में बहुसंस्कृतिवाद, ये साथियों सभी जगह बहुसंस्कृतिवाद होता है। एशिया महाद्वीप में बहुसंस्कृतिवाद की दृष्टि से आप और जापान की महत्वपूर्ण एशिया में बहुसंस्कृतिवाद की दृष्टि से भारत और जापान को महत्वपूर्ण माना जाता है। जापान अपनी एकरूपता की विचारधारा के चलते सभी परंपरागत जातीय मतभेदों को स्वीकार करता है। यहाँ तक कि एडनू के रूप में जातीय अल्पसंख्यकों द्वारा ऐसे दावों को ही रद्द कर दिया गया। जापान का प्रसिद्ध पूर्व मंत्री तारो असो जापान को एक जाति का देश घोषित करता है। हालांकि पूरे जापान में स्थानीय सरकार द्वारा वित्तीय पोषित अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी NPO है
भारत प्राचीन काल से अनेक जातियों के आगमन का देश बना हुआ है। मुख्यतः व्यापार, फिर ज्ञान प्राप्ति और कुछ हद तक धर्म प्रचार के कारणों से भारत में आए विदेशी भारत में ही बसते गए और अपने साथ लाए गए सांस्कृतिक वैविध्य से भारतीय संस्कृति को समृद्ध करते गए। इस कारण वर्तमान धर्म यानी वर्तमान भारत धर्म, जाति, भाषा, वर्ण आदि की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण है। इसके साथ देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नृत्य, संगीत, वास्तुकला आदि में भी वैविध्य है। बावजूद इसके भारत में समानता है। इस विविधता के मेल से बने भारतीय संस्कृति में एकता है। अगला पॉइंट और साथियों ये लास्ट पॉइंट है हमारा। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और साथियों इसके बाद आपका वाई जो होगा उसकी भी हम पूरी जानकारी देंगे, कब आपका होने वाला है, कब डेट आएगी, उसकी हम सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। साथियों तो आप हमारे यूट्यूब पर बने रहें और साथियों सेकेंड ईयर की आप तैयारी अभी से चालू कर दें, क्योंकि आज आपका लास्ट पेपर है। और इसके बाद जब भी आपको बीच बीच में टाइम मिले तो आप हमारे वीडियो को देख लिया करें। जो हमारे 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की महामैराथन क्लास है, आप उसको देख लिया करें। साथियों इससे आपको ये फायदा होगा कि जैसे ही आप करीब 11 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, आपका 10 या 11 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, तो तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद साथियों आप एक उच्चतम स्कोर प्राप्त कर लोगे। तो चलिए साथियों लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को गणतंत्र घोषित किया गया। देश का नया संविधान अस्तित्व में आया। देश के संविधान ने जनता को मौलिक अधिकार प्रदान करते हुए समानता, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। किसी भी नागरिक के साथ जाति, लिंग, धर्म, भाषा, वर्ण के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित किया। प्रत्येक नागरिक को अपनी मान्यताओं यानी धार्मिक आस्थाओं और जातिगत पहचान को सुरक्षित रखते हुए जीवन यापन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस प्रकार भारत में बहुसंस्कृतिवाद के लक्षण मौजूद हैं और वह भी संविधान द्वारा प्रदत्त है, किंतु यह अधिकार गणतंत्र राष्ट्र होने के नाते जीवन जीने की स्वतंत्रता से जुड़े हैं, जबकि पश्चिम बहुसंस्कृतिवाद के उदय का संबंध मूलतः आयोजनबद्ध राजनीतिक कारणों से है, जो राष्ट्र के विकास के लिए लोगों की विशिष्ट प्रकार की नीतिगत सुविधा उपलब्ध कराता है। तो साथियों ये हमारा लास्ट रिपोर्ट, ये साथियों लास्ट प्रश्न था। किसका? पेपर 7 का लास्ट प्रश्न। साथियों इन जो हमने 7 वीडियो कराए इनको आप देखकर पेपर देने चले जाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक उच्चतम स्कोर प्राप्त कर लोगे, क्योंकि साथियों हमने इन वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं साथियों, क्योंकि हमने 7 वीडियो में आपके लिए 12 या 13 क्वेश्चन कराए। तो साथियों आप इनको देख लें एक बार। चलिए साथियों यहीं तक, धन्यवाद।